नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे। उस चैप्टर का नाम था हीट, जिसको हिंदी में बोला जाता है ऊष्मा। तो ऊष्मा चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, जैसा मैंने आपसे हर क्लास में कहता हूं कि हम एमसीक्यू किया करेंगे। जो चैप्टर हमने पढ़ा है कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है। तो प्यारे बच्चों, उसी क्लास को लेकर फिर मैं एक बार आपके साथ आ गया हूं। तो दोस्तों, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, हीट चैप्टर के एमसीक्यू हम करने वाले हैं। तो फटाफट, अगर आपने ईमानदारी से चैप्टर पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि सभी आप इन आगे आने वाले क्वेश्चंस का सही जवाब जरूर देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म क्यों होती हैं? मतलब जब आसमान साफ होता है तो रातें, जो बादल वाली रातें होती हैं, जब बादल हुआ रहता है तो वो गर्म क्यों होती हैं? बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, रेडिएशन को रोकता है। या बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं। या बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। या बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। जो बादल पृथ्वी तथा हवा की ऊष्मा की विकिरण को रोक देता है, जिसकी वजह से वो कैसा फील होता है? गर्म फील होता है। सो इट मीन्स ए इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है? प्यारे बच्चों, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व प्यारे बच्चों सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होता है, आयतन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का मतलब आपको पता ही है। डेंसिटी का फॉर्मूला जिसको हिंदी में कहते हैं घनत्व। घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना वॉल्यूम, आयतन कम रहेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है। किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता किस पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों? पदार्थ के ताप पर, पदार्थ के घनत्व पर, या विशिष्ट ऊष्मा पर, या पदार्थ की रचना पर? उसके टेम्परेचर पर, या उसकी डेंसिटी पर, या स्पेसिफिक हीट पर, या उसके स्ट्रक्चर पर? तो प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता की, उसके अंदर हीट कैपेसिटेंट कितनी उसके अंदर धारिता आएगी, तो विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट पर निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन न्यूनतम ताप दर्शाता है? मतलब मिनिमम टेम्परेचर कौन दर्शाता है? सेल्सियस पैमाने पर 1 डिग्री, या केल्विन पैमाने पर 1 डिग्री, या फ़ारेनहाइट स्केल पर 1 डिग्री, या र्यूमर पैमाने पर 1 डिग्री? तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब होने वाला है डी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई पानी उड़ जाता है भाप बन के, तो उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन, जिसको कहते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया। क्लियर है प्यारे बच्चों? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है प्यारे बच्चों? वो ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको खत्म किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। सो इट मीन्स इसका जो सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों, वो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। रुद्धोष्म प्रक्रम किस दशा में होता है प्यारे बच्चों? रुद्धोष्म प्रक्रम किस दशा में होता है प्यारे बच्चों? स्थिर ताप पर, स्थिर दाब पर, या स्थिर ऊष्मा पर, या स्थिर ताप और दाब पर होता है प्यारे बच्चों? तो ये किस पर होने वाला है प्यारे बच्चों? ये स्थिर ऊष्मा पर जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, ये होता क्या है? वो सी इज द राइट आंसर। कि सर रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है प्यारे बच्चों? आपने देखा होगा, जैसे एक बोतल ठंडी है, उस बोतल के साथ कोई वस्तु लगा दो तो धीरे धीरे उस वस्तु की हीट कहाँ आने लगेगी? उसमें आने लगेगी, और उसकी ठंडे होने की दर प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? धीमे हो जाएगी।
मतलब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कोई ये ठंडी चीज़ है, बहुत अधिक ठंडी चीज़ है, बर्फ़ है, बर्फ़ के साथ आपने किसी बोतल को टच किया तो बर्फ़ की हीट बोतल में जाएगी, बोतल आपको ठंडी ठंडी लगने लगेगी। अब जितनी पहले मिनट के दौरान ठंडी हुई थी, जितना टेम्परेचर पहले मिनट के दौरान घटा था, क्या दूसरे 1 मिनट में भी उतना ही टेम्परेचर घटेगा या कम घटेगा? तो प्यारे बच्चों कम घटेगा। क्यों? क्योंकि ठंडे होने की दर धीरे 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 क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये रुद्धोष्म प्रक्रम में ही होता है। ठीक है ना? ये सब आपने यहाँ से क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि जैसे ये केतली में चाय गर्म क्यों रहती है, बोतल ठंडे पानी की बोतल क्यों आती है, ये सब रुद्धोष्म प्रक्रम के कारण ही होता है। पंचर होने के बाद कार के पहिए की ट्यूब से वायु अचानक बाहर निकलने लगती है। इस प्रक्रिया में ट्यूब के अंदर वायु ठंडी होती रहेगी, समान ताप पर रहेगी, गर्म होती रहेगी, ठंडा या गर्म हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। तो क्या होती रहेगी प्यारे बच्चों? ठंडी होती रहेगी। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों वो ए इज़ द राइट आंसर। प्यारे बच्चों इसी कड़ी में आगे हम जब बढ़ते हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब कमरे में एक बर्फ की सिल्ली रखी जाती है तब ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने? ऊष्मा विकिरण नहीं होता है परंतु वातावरण से ऊष्मा अवशोषित होती है। या ऊष्मीय विकिरण वातावरण से अवशोषित ऊष्मा से अधिक होती है। या ऊष्मीय विकिरण होता है परंतु वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो कमरे में एक बर्फ़ की सिल्ली रखी जाती है, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों, जब एक कमरे में बर्फ़ की सिल्ली रखी जाती है तो ऊष्मीय विकिरण जो हीट रेडिएशन होता है वो नहीं होता है इसमें। मतलब जो हीट रेडिएशन होता है वो नहीं होता है, परंतु हमारा जो एटमॉस्फेयर है उससे जो हमारी हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती रहती है, जिसकी वजह से जब कमरे में एक बर्फ की सिल्ली रखी जाती है तो यहाँ पे सही होने वाला है। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होता है। बताइए प्यारे बच्चों, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होता है। पहला ऑप्शन क्या है? स्थिर आयतन पर क्या है प्यारे बच्चों? स्थिर आयतन पर गैस के प्रसार में कार्य होता है। या स्थिर दाब पर गैस के प्रसार में कार्य होता है। या स्थिर दाब पर अणुओं का संघटन बढ़ता है। या स्थिर दाब पर अणुओं के बीच का आकर्षण बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो मुझे बताएंगे आप लोग फटाफट। इसका जो सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों बी इज द राइट आंसर। डिफ्यूजन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होने वाला है बी इज द राइट आंसर। स्थिर दाब पर गैस के प्रसार में क्या होता रहता है? कार्य होता रहता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। 0 डिग्री सेल्सियस के जल की अपेक्षा उतने ही द्रव्यमान का 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ का टुकड़ा द्रव को अधिक ठंडा कर देता है, उसका कारण क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट जल की विशिष्ट ऊष्मा से कम है। बर्फ जल की अपेक्षा ठंडी होती है। बर्फ पिघलते समय द्रव से ऊष्मा लेती है। या द्रव पिघलते समय द्रव को ऊष्मा देती है। प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होने वाला है बर्फ पिघलते समय द्रव से ऊष्मा लेती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? ठंडा होता जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित, मतलब झील की सतह पर बर्फ जम जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? बर्फ ऊष्मा की कुचालक है? अरे ऐसे थोड़ी है, ये थोड़ी हो सकता है।
झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकता होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो सी होने वाला है। जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री। ऊपर से तो बर्फ़ जम जाती है, लेकिन उसके नीचे तली में क्या रहता है, पानी रहता है। और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री। और आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता नहीं है। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस प्यारे बच्चों, प्रवाह के कारण शीतलित होती है, प्रवाह के कारण तापित होती है, या संपीड़ित करने पर शीतलित होती है, या प्रसारित करने पर शीतलित होती है। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब आप मुझे बताइए। जो रेफ्रिजरेटर होता है, प्रयोग की जाने वाली गैस प्रवाह के कारण शीतलित होती है, या प्रवाह के कारण तापित होती है, या संपीड़ित करने पर शीतलित होती है, या प्रसारित करने पर शीतलित होती है। बताइए प्यारे बच्चों फटाफट इसका सही जवाब। बताइए प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो हमारा होने वाला है प्रवाह के कारण शीतलित नहीं होती है, प्रवाह के कारण तापित भी नहीं होती है, संपीड़ित करने पर शीतलित नहीं, प्रसारित करने पर शीतलित होती है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो डी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, सेल्सियस इकाई विद्युत स्थितिज अंतर त्रिकोणमितीय कोण या डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन डिग्री के समकक्ष। तो सेल्सियस क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड के समकक्ष होती है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी झील की जिसकी ऊपरी सतह जमकर हिम से स्थित होकर बर्फ बन गई है, तो तली पर जल का तापमान लगभग क्या होगा। अभी आप पढ़ चुके हैं अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों, उसका जो सही जवाब होने वाला है वो डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन न्यूनतम ताप दर्शाता है। प्यारे बच्चों, न्यूनतम ताप कौन दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो डी इज द राइट आंसर। र्यूमर पैमाने पर 1 डिग्री। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होगा। प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट। ए 280, बी 290, सी 300, डी 310। आइए इसका सही जवाब जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर का तापमान केल्विन में पूछा है, तो केल्विन में कितना होता है प्यारे बच्चों, 3010 केल्विन। क्योंकि आपको पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपको बताया था कि C - 0 बटे में 100 बराबर में K - 273/100। ये इक्वेशन है। C की जगह आप 37 रखेंगे तो इसमें जो निकल के आएगा प्यारे बच्चों वो कितना आएगा, बटे में 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इधर आ जाएगा 3700 बराबर में K - 273 00, यहाँ पे 100 के आएगा। जब ये 273 इधर आएगा प्यारे बच्चों तो 31,000 होगा। 31,000 बराबर में 100 के, 100 से 100 कैंसिल, तो 310 केल्विन इज द राइट आंसर। ये रहा प्यारे बच्चों न्यूनतम संभव तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस कम से कम तापमान हो सकता है। इसे ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते थे, इसे परम शून्य ताप के नाम से जाना जाता था। प्यारे बच्चों, आणविक संचलन द्वारा ऊष्मा संचरण को क्या कहा जाता है। आणविक संचलन है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हों, एक जगह से दूसरी जगह भागते हों। तो पदार्थ के कणों को स्थानांतरित करके जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती थी तो उसको कौन सी विधि बोला जाता था प्यारे बच्चों। विद डिस्टर्बिंग द पार्टिकल व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बताइए, चालन विधि, कंडक्शन, विकिरण, रेडिएशन, संवहन, कन्वेक्शन, और प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों वो होने वाला है संवहन विधि। क्या होती है, संवहन विधि। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, सेल्सियस व फ़ारेनहाइट तापमापियों में कितने तापमान पर पाठ्यांक एक ही होंगे। मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है इसमें से जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक जैसा होता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो रहा, आपकी स्क्रीन के सामने मैं बता देता हूँ, -40 डिग्री सेल्सियस।
माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस केल्विन और फ़ारेनहाइट पर कैसा होता है, माइनस के 40 फ़ारेनहाइट ही होता है। क्लियर है? आगे आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही इसमें मामला था। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने इन क्वेश्चंस के बारे में जाना जो हीट चैप्टर के हमने किए, किस किस तरह से आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उसने आपको अच्छे बखूबी आपने यहाँ पे समझा होगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे करने से पहले आपने अपने आप उन क्वेश्चंस को कर लिया होगा अपने मन में, अपने दिल और दिमाग में। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, हमारा उत्साह, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो दोस्तों अगली क्लास में आपके साथ फिर एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ फिर उसी अंदाज में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू ऑल स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।